हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम लवर्स पर। मैं हूँ राजन महाजन और मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत शानदार और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका अपना एक इतिहास रहा है और आज उसकी क्या हमारे समाज में अहमियत है, क्या रोल है, हमारे देश की आज़ादी में उसकी क्या भूमिका थी, देश आज़ाद होने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, उसके महत्वपूर्ण नेता क्या थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आज हमको समझेंगे, उसका माइंड मैप समझेंगे, उसके एमसीक्यू समझेंगे और ये बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में हम लोग इस डिटेल को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें नाम सुना होगा, उसके प्रश्न देखे होंगे, लेकिन आज इस प्रश्न को हम लोग एक माइंड मैप के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। जारी रखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईएनसी। देखिए साथियों, हम लोगों को पढ़ना फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कैसे हुई और इसके फेजेस यानी 1885 में इसकी स्थापना होती है, तो फिर 1905 तक इसके कौन से फेज थे? अर्ली फेज, लेटर फेज क्या थे? गांधीयन एज यानी गांधी जी की फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एंट्री होती है, तो उस दौरान क्या रोल रहता है गांधी जी का? गांधी जी के समय क्या इसमें न्यू डेवलपमेंट्स हुए? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की क्या भूमिका थी देश की आज़ादी के बाद की व्यवस्थाओं में और उसके बाद आइडियोलॉजी और इनके क्या प्रिंसिपल थे कांग्रेस के और लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया यानी भारत के लिए उनका क्या योगदान रहा। आज इस वीडियो को इसी माध्यम से हम लोग 6 चीज़ों में जानेंगे। 7 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, 7 के 7 पॉइंटों पर हम लोग फ़ोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पहले जब कोई पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग इसलिए देखते हैं कि जो दिमाग में एक चित्र यानी एक फिगर, एक मैप क्रिएट हो। आखिर क्यों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब एक-एक पॉइंट को अब आगे बढ़ा देते हैं। साथियों, ये जो पॉइंट हैं आपके, यहाँ से आपने नाम सुना होगा ये वाला साइन, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह वर्तमान में पंजा है, ये बना हुआ है। वो समय पंजा नहीं हुआ करता था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होने के बाद फाइनली ये चित्र है, लेकिन हम इसी को देखेंगे। इसमें पहली बात शुरू हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, वो स्थापना का पॉइंट देखेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है, डेट तो लिखी हुई है 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके जो फाउंडर यानी संस्थापक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम, जो इसके मेन संस्थापक थे। स्कॉटिश के जो प्रशासनिक सेवाओं के रिटायर्ड अधिकारी थे और उन्होंने एक संस्था बनाई, जिसको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया और इसके जो और संस्थापक सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, दिनेश इंदिला वाचा और भी कई सारे लोग थे, लेकिन ये फॉर्मली 3-4 लोगों के नाम आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यही शुरुआत होती है। फिर आते हैं हमारे फर्स्ट सेशन की ओर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला यानी फर्स्ट जो अधिवेशन होता है मुंबई में, जिसको पहले हम बम्बई बोलते थे, मुंबई में होता है और पुणे में प्लेग आ जाने की वजह से स्थान शिफ्ट होता है, फिर प्रॉपर मुंबई में होता है। मुंबई में जो स्थान दिया गया है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर ये आपका मीटिंग होता है। इसमें काफ़ी ठीक-ठाक 50-60 लोगों की जो भीड़ होती है वो पहुँच जाती है और उसके बाद कांग्रेस की शुरुआती अपनी जो चीज़ें थी उनका ये था कि चलिए अब देश में 1857 की क्रांति के बाद कुछ माहौल ठंडा हुआ था। क्रांति के बाद कुछ माहौल ठंडा होता है तो उन्होंने एक भावना फिर से क्रिएट करने की कोशिश की कि हम अभी हमारा जो सोचना है ये है कि हम अपनी बात अंग्रेज़ों तक कैसे पहुँचाएँ। इस रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। समय के साथ उसकी माँगें बढ़ती जाती हैं, वो आगे हम लोग समझेंगे और इसके बाद फिर इसका एक फेज़ शुरू होता है 1905 और 1885 के बीच में फेज़ होता है, शुरुआती फेज़ होता है। इसके पहले अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी और उसके बाद से आगे लोग बढ़ते गए। दादा भाई नौरोजी, इसके बाद फिर बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, ऐसे ही आपके आगे अधिवेशन साल दर साल होते गए और बीच में जो शुरुआती एज होता है, कोई चीज़ जब बनती है तो उसकी चीज़ें होती हैं, शुरुआती स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचती, लेकिन धीरे-धीरे यदि उसका कार्य अच्छा है, तो वो आगे बढ़ेगा और इन्होंने मेथड अपनाया 3P का। किसका? 3Ps का यानी प्रेयर करेंगे, प्रेयर मतलब अनुनय विनय करना, पिटीशन यानी अपनी क्या बातों को दायर करना और प्रोटेस्ट यानी हम क्या करेंगे, शांतिपूर्ण अपनी बात को रखने के लिए जो आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन एक प्रकार का हो सकता है, ये करते थे। इनकी डिमांड थी
सिविल सर्विस में जो रिफ़ॉर्म्स हैं उसमें भारतीय लोगों को प्रशासनिक रूप से स्थायी में जो अंग्रेज़ हैं, वो जगह दें ताकि भारतीय व्यवस्थाओं को भारतीय लोगों द्वारा धीरे-धीरे इसे समझा जाए। और भी कई सारी इसकी डिमांड्स होती हैं, इसमें आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रश्नों में से एक आता है प्रश्न दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आप इनको देखेंगे और ये जो प्रश्न है इसलिए आता है क्योंकि ये पारसी थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें सभी धर्म मतलब कांग्रेस थी, धर्म से कोई मतलब नहीं जाति से। सभी धर्मों के लोगों ने मिल-जुल कर हिस्सा लिया और एक संस्था, एक व्यवस्था खड़ी की कांग्रेस और क्या जी गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी बहुत सारे लोग शुरुआती एज में इससे जुड़े। उसके बाद इसका आता है दूसरा फेज़ 1905 से 1919 के बीच। ये एक दौर था जब बंगाल विभाजन की बात आती है, स्वदेशी आंदोलन की बात आती है, सूरत और कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें फूट होती है, फिर गरम दल, नरम दल अलग हो जाते हैं और फिर इसके बाद फिर गरम दल, नरम दल क्या होते हैं, आपस में मिल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उस दौरान हुई यानी 1905 और 1920 के बीच स्वदेशी बायकॉट शांतिपूर्वक अपना क्या करना, गतिरोध विरोध करना और स्वराज हमारा एक प्रकार से क्या होना चाहिए, अधिकार है, हमारे देश का अपना शासन हमारे देश में द्वारा चलाया जाए, ये हमारा खुद का राइट है, ये बात कहते हैं। लाल बाल पाल इस दौरान बहुत फेमस हुए, जो गरम दल के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इससे जुड़े। सूरत स्प्लिट यानी सूरत में जो आपका कांग्रेस के बीच में गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया, अलग हो गया। स्प्लिट हो गए ये लोग और बँटवारा होने का एक प्रकार से जैसे व्यवस्था बदल गई। नरम दल अपने विचार अलग रखने लगा, गरम दल अलग। यानी ऐसा नहीं था कि कोई आग है, अपनी विचार है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी बात को शांतिपूर्वक मनवाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा-सा रोष में, आक्रोश में आकर के अपनी बात को मनवाने की बात करते हैं, तो ये वही व्यवस्थाएँ हैं। फिर हमारे गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी की एंट्री के बाद गांधीयन एरा बोलते हैं कांग्रेस में 19 से यानी 1919 से 1947 के बीच गांधी जी का बहुत ज़्यादा भारत पर प्रभुत्व रहा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गांधी जी 15 में आपको पता है 9 जनवरी 1915 को प्रवासी जो हम लोग दिवस मनाते हैं, उसमें भारत आते हैं और उसके बाद से उनकी जो प्रॉपर रूप से जो भूमिका है, वो कांग्रेस की तरफ बढ़ती है। कांग्रेस की व्यवस्थाओं में उन्होंने काफ़ी अपना रोल निभाया और कांग्रेस के वो प्रॉपर एक बार अध्यक्ष बने 1924 को, यानी 1924 में कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी बनते हैं और उसके बाद गांधीयन एरा हमारा चलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देश की आज़ादी की बात होती है, 1947 आया, एक वो दिन आया 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ। जल्दी में अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है। महात्मा गांधी और भी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी और कई सारे लीडर हैं इस दौरान गांधीयन एरा में बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आते हैं। हम लोग पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं, रावी नदी के तट पर 1919 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज्य की बात कर देते हैं। उसी व्यवस्थाओं के बाद 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है। तो ये सब चीज़ें उसी दौरान होती गईं और इन सब लोगों के एक अथक प्रयास से कांग्रेस की हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यवस्था लोगों के बीच लाना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इन्होंने बाखूबी निभाया। ज़रूरी नहीं होता कि 100% किसी चीज़ में लोगों को सफलता मिले, लेकिन सफलता मिली, देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद फिर कांग्रेस की अपनी एक भूमिका थी। देश आज़ाद हुआ, नया-नया हमारा भारत एक राष्ट्र बना था, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना था क्योंकि अब अंग्रेजी शासन यहाँ से जा चुका था। फिर कांग्रेस की अपनी क्या भूमिका रहती, तो कांग्रेस ने बहुत सारे क्या किए, परिवर्तनशाली काम किए। जैसे नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं स्वतंत्र भारत के। फिर नेहरू जी के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएँ आईं। उन व्यवस्थाओं से हमारे पंचवर्षीय योजनाएँ आईं। वित्त आयोग जो गठन हुआ तो वित्त आयोग के द्वारा व्यवस्थाएँ दी गई। तो आगे-आगे ऐसे चुनाव हुए, संसद का गठन हुआ तो ये व्यवस्थाएँ होती गईं और व्यवस्था होने के साथ फाइनली हमारे देश में चुनाव भी होने लगे। चुनाव के बाद प्रॉपर रूप से एक हमारे देश में संविधान लागू हुआ, संवैधानिक सरकारें आने लगी। ये सब व्यवस्थाएँ हैं और फाइनली कांग्रेस के जो कुछ की नोट्स की बात करते हैं, तो कांग्रेस की जो अपनी आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी थी कि इंक्लूसिव, सेक्युलर और नेशनलिस्ट। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, समावेशी मतलब सबको साथ लेकर के चलने वाली व्यवस्था और सेक्युलर यानी इसमें किसी जाति, धर्म, पंथ की बात हम लोग नहीं करेंगे। सब लोग मिल-जुल करके देश की आज़ादी में, देश की व्यवस्था परिवर्तन में भागीदारी करिए। नेशनलिस्ट यानी हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी हो गई। हम देश को नेशनल फर्स्ट
नेशन फर्स्ट की भावना के साथ राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये कांग्रेस के कुछ की आइडियोलॉजी थे और बाद में बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा संविधान बना। संविधान में ये चीज़ें आपको दिखाई भी दी और जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी सोशलिस्ट चीज़ों पर बिलीव करते तो वो भी हमारे संविधान में आया। सोशलिज़्म आया, सेकुलरिज़्म आया, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन ये सब चीज़ें क्या है? कहीं न कहीं कांग्रेस की जो व्यवस्थाओं में थे, उसकी आइडियोलॉजी में थी, वो भी आगे जाके देश आज़ादी के बाद देखने को मिली। और अब बात करते हैं कि देश में उनका क्या योगदान रहा, तो यहाँ पर लेट द फ्रीडम स्ट्रगल देखिए, देश की स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी की। उसके बहुत बड़े चेहरे बन के आए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी कांग्रेस के जो नेता थे, 2 लोग बहुत प्रमुख रूप से फेमस हुए और भारत की जो व्यवस्थाएँ थीं उसमें भारत को सेकुलर स्टेट बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया। सोशलिज़्म व्यवस्था गांधी जी थोड़ा बहुत नहीं मानते थे, वो ग्रामीण व्यवस्था पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाया। हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या हुई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी हरित क्रांति आई और बहुत सारे जैसे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते, तो उस समय आईटी सेक्टर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी मिशन जो आया था, योजना आई थी, एक्ट आया था, वो भी कांग्रेस 2006 में लेकर आती है और स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन कई सारी ऐसी चीज़ें हुई कांग्रेस के द्वारा। अब हम ये नहीं करेंगे कि कोई प्रॉपर पार्टीज़ की बात है, ये कांग्रेस पार्टी के अपने कुछ योगदान हैं जो हमको दिखाई दिए, हमारी समझ से स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। अब कांग्रेस से रिलेटेड कुछ प्रश्न समझते हैं और ये प्रश्न यदि आप कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रश्न करना चाहिए था हमको कुछ इस प्रकार से पढ़ना चाहिए था। देखिए पढ़ते हैं आप हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न यदि आप हल करते हैं तो वो अलग चीज़ है। यहाँ देखिए कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनको आप यहाँ देखिए, कांग्रेस से जो प्रश्न बनते हैं जिनको आप कुछ ऐसे शॉर्ट छोटे-मोटे एग्ज़ामों में अब मैं सिविल सर्विस की बात नहीं करूँगा, जो वनडे वगैरह एग्ज़ाम है तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न हैं आप इनको आराम से समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये जो प्रश्न हैं, इनको हम समझते हैं, समझने के साथ-साथ हम इनको बढ़ाने का काम करेंगे कैसे? आगे की तरफ। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका थी और कई सारी महिलाएँ जैसे एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्त, ये महिलाएँ जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। देश की आज़ादी से पहले की बात है और ये प्रश्न आपको इसी से बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला देखिए प्रश्न 2-3 प्रकार से बनता है। अभी ये प्रश्न पूछ रहा भारतीय महिला यानी इंडियन, इंडियन कौन थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सरोजिनी नायडू आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा और यदि सिर्फ महिला की बात करें तो एनी बेसेंट होंगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है। सिर्फ महिला, प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं और सुचेता कृपलानी आप जानते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आप देख लीजिए सुचेता कृपलानी इसका आंसर होगा। कस्तूरबा गांधी आप अच्छे से जानते हैं महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी, पत्नी थी। और आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन होते थे, कोई ना कोई प्रस्ताव आता था। अब ये जो गांधी जी का एरा आता है, उस एरा में जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत बड़ा अभ्युदय होता है और उस दौरान पूर्ण स्वराज्य यानी स्वराज्य चाहिए, ऐसा नहीं स्वराज्य चाहिए, हमको जो स्वराज्य चाहिए, वो पूर्ण रूप से हो। कैसा हो? पूर्ण हो, जिसमें हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो, डोमिनियन स्टेट ना रहे, एक संप्रभु राष्ट्र बने, इसकी बात की गई और ये बात कहाँ हुई? आपके कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, रावी नदी के तट पर लाहौर में, रावी नदी के तट पर क्वेश्चन आ चुका है। रावी नदी के तट पर और ये 1929 में कहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया पूर्ण स्वराज्य का कि हम अपने देश को एक पूर्ण स्वराज्य बनाना चाहते हैं और इस पूर्ण स्वराज्य वाले देश का व्यवस्था अब हम हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करेंगे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका आंसर है लाहौर। आज वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है।
उस समय अविभाजित भारत था, यानी भारत उस समय अलग नहीं था। 1947 की बात है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं एक बार। ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। 1924, थोड़ा सा पेन के साथ अभी मैं फेमिलियर कम हूँ इसके साथ, धीरे धीरे से हम इसको समझेंगे। 1924 बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है। कहाँ पर? 1924 में कर्नाटक बेलगांव एक स्थान है और कर्नाटक राज्य है। वहां पर 1924 में गांधी जी एकमात्र एक बार, वो भी पहली बार और अंतिम बार भी समझिए, सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था? देखिए होता है ना, जैसे हमारा चैनल है एग्जाम लवर्स है, तो कहीं न कहीं से हमारे दिमाग में सुझाव आया होगा। हम 2-4 लोगों से आपस में बात किए होंगे, वहाँ से कोई शब्द जनरेट हुआ होगा, वो हमारे दिमाग पे क्लिक किया, हमने जनरेट किया। ऐसे ही कांग्रेस का नाम कैसे आया? तो कोई न कोई व्यक्ति उस चीज़ का ज़िक्र किया होगा और उस ज़िक्र में दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ए.ओ. होम। तो याद रखिएगा, इसको प्रॉपर रूप से नाम देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। पहले इसका नाम कुछ और होता था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कांग्रेस रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा, ऑप्शन ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था? देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में बँट जाती है। फिर एक समझौता होता है, आपको याद रखना है, लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक साथ हो जाते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और आगा खां, सलीमुल्लाह खां और कई व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बाद में यही मुस्लिम लीग भारत के जो बँटवारे की क्या होती है, नींव पड़ती है और इसी के द्वारा भारत को अलग 2 राज्यों में, 2 देशों में, 2 डोमिनियन स्टेट में बाँटने की बात होती है और भारत, पाकिस्तान इसके माध्यम से ही अलग होते हैं, इनकी ही डिमांड थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जनगण मन, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है जनगण मन से और वंदे मातरम से इस समय विवाद में चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है और इसको रवींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि रवींद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का, भारत का और बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला दोनों लिखे हुए हैं। और पहली बार भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस में जो जनगण मन था कब गाया गया था? तो आप याद रखिएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। 1911 से गाना शुरू हो गया था, समझिए। और आपको यदि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया 1896 कलकत्ता अधिवेशन, तो इससे पहले वंदे मातरम गाया जा रहा है 1896 में। रहीमतुल्लाह सैनी जो इसके वर्तमान में उस समय अध्यक्ष थे, उनके अधिवेशन में ये 1896 कलकत्ता में गाया गया था वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। 1911 पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन होता और उसमें ये गाया गया था 1911 में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब देश आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए अबुल कलाम आजाद भारत के जो स्वतंत्र भारत था उसके पहले शिक्षा मंत्री थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जब देश आजाद हो रहा था उस स्थिति में जेबी कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न हम लोग जान चुके हैं। 28 दिसंबर 1885 कब? 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका अधिवेशन हुआ बम्बई, जिसको हम इस समय क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो हमारा मीटिंग था, फर्स्ट अधिवेशन था, वो हुआ हमारा कहाँ पर? बम्बई में। देखिए अब पहले अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपको जानना है। यहाँ देखिए आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस बन गई, अधिवेशन हुआ, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, तो कौन व्यक्ति थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे।
ये थोड़ा-सा नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पर 2-3 नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885, दादा भाई नौरोजी 1886, बदरुद्दीन तैयब बदरुद्दीन तैयब जो थे मद्रास अधिवेशन 1887, ये हमारा कोलकाता में हुआ, ये हमारा मुंबई में हुआ, ये मद्रास में हुआ। और चौथा भाई साहब ये इलाहाबाद है, जॉर्ज यूले, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले 1888। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में ही हुआ था, ये पूछा गया है पहला। और ये देखो चारों लोग अलग-अलग जगह से थे, अलग-अलग धर्म से, हिंदू थे, ये पारसी थे, ये हमारे कौन थे? ये हमारे मुस्लिम थे और ये हमारे क्रिश्चियन थे, तो चारों धर्म के लोग थे। इस सीक्वेंस में पूछा भी गया है। ऐसे दे देगा नाम और ऐसे दे देगा वर्ष, तो ये कांग्रेस के अधिवेशनों का प्रश्न है, इसको बड़ा सावधानी से याद करना है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न इसका। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखिए, स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत सरल प्रश्न है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बार ज़िक्र हो चुका है। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न संस्थापक, कोई संस्था बनती है तो उसका कोई संस्थापक ज़रूर होगा और माना जाता है कि इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम थे, स्कॉटलैंड के थे। एक प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत ही वो आता था और उसके प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, रिटायर्ड। इन्होंने एक संगठन बनाने की कोशिश की, बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। भारतीय यूनियन कांग्रेस इसका नाम हुआ करता था। फिर दादा भाई नेहरू जी की सलाह पर इसको बनाया गया। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम और नरम दल, अभी बताया आपको प्रश्न, गरम और नरम दल वाला मैटर कब हुआ? तो गरम दल और नरम दल का मतलब होता है कि कुछ लोग शांतिपूर्वक अपनी बात कहवाने की कोशिश कर रहे थे, उदारवादी, और कुछ लोग थे क्रांतिकारी विचार वाले की व्यवस्था में परिवर्तन हाथ जोड़ने से नहीं होगा, हमको प्रोटेस्ट, गतिरोध और अपनी मांग को बड़े जोर शोर से उठानी पड़ेगी, तो वही नरम और गरम दल थे। लाल बाल पाल गरम दल के सबसे फेमस नेताओं में अरविंद घोष माने जाते थे। इसका जो हुआ था सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा सूरत, जो कि आपके अहमदाबाद के आसपास पड़ता है, ये गुजरात में, और 1907 में। रास बिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने छोड़ दिया था। सूरत अधिवेशन याद रखिएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए अभी प्रश्न आ गया, सिर्फ प्रथम भारतीय महिला पूछा था, अब पूछा गया है महिला अध्यक्ष। तो आप महिला वाले अध्यक्ष में कौन सा प्रश्न का आंसर करेंगे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्ष बनती हैं 1917 में। कहाँ पर? 1917 कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। और आप लोग होम रूल लीग जानते होंगे, होम रूल लीग के नाम से बहुत फेमस हुई, 1916 में इन्होंने चलाया, 1917 में ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करती हैं, और उसके बाद सरोजिनी नायडू जी 1925 में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। भारत का वायसराय कौन था जिस समय बना था? भाई साहब ये उस समय प्रश्न जो बना था वो बहुत अच्छे से याद रखना। ये उस समय लॉर्ड डफरेन, कांग्रेस के जो वर्तमान में उस समय जो बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, उस समय लॉर्ड डफरेन थे। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? स्वराज यानी अपना खुद का राज्य होना चाहिए, हम किसी के गुलाम ना रहें। और भारत में जो शुरुआत हुई बंगाल विभाजन 1905 यानी 1905 से, बंगाल विभाजन के बाद 1906 में जो आंदोलन होता है उसमें स्वदेशी और स्वराज शब्द यूज किए गए। और स्वराज शब्द को पहली बार यूज करने का जो प्रश्न आता है वो दयानंद सरस्वती जी द्वारा यूज किया गया था। महात्मा गांधी जी भी स्वराज पर बहुत फोकस करते थे। पूर्ण स्वराज का हमने प्रश्न पढ़ा 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आह्वान किया गया था, तो इसका पहला आंसर क्या होगा? 1906। बंगाल विभाजन के बाद देश में अब एक व्यवस्था ऐसी खड़ी हुई, विरोध होना चालू हुआ और उन्होंने कहा कि हमको स्वराज्य चाहिए, ऐसे नहीं होगा।
और इन सब शब्दों को हमारे एग्ज़ाम में बहुत हिसाब से आंसर करना है हमको। पूछा जाता है पूर्ण स्वराज तो 1929 में बात हुई, स्वराज्य की बात हुई तो 1906 में, नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हुए। अब नरम और गरम दल और साथ में मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ 1916 लखनऊ में, महात्मा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने। जवाहरलाल नेहरू जी आपके 3 बार रहे और आपके देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी 1938-1939 में रहे। पहले डब्ल्यूसी बनर्जी थे। दूसरे आपके कौन थे? दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारा बदरुद्दीन तैयब जी और लास्ट में जॉर्ज जूलियस इलाहाबाद में। तो ये आपको प्रश्न पूछे गए हैं और कांग्रेस से जो भी फैक्ट थे वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ पर आपको हमने माइंड मैप बताने की कोशिश की और बहुत सारे प्रश्न हमने इसके माध्यम से क्रिएट किए थे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात थी। अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग थी। इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई क्योंकि वो पार्टी नहीं थी, एक संगठन के रूप में काम कर रहा था। बाद में इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस को स्वीकार किया गया लोगों द्वारा और फिर आज भी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे ही कांग्रेस है भारत की सबसे पुरानी पार्टी और 1885 से आज 2026 चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 141 साल पहले ये पार्टी गठित हुई थी। तो ये कांग्रेस का कुछ इतिहास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से इसका जो प्रश्न बनता है वो हमने फोकस किया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। रखिए अपना ख्याल। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।